नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब लेक्चर्स में। अब हम देखने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी जिसका नाम था आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। क्या नाम था यूनिट का? आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, जो आयन से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, त्रिज्या अनुपात नियम पढ़ा था हमने। त्रिज्या अनुपात नियम क्या होता है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। और इस त्रिज्या अनुपात से किसके बारे में पता चलता है, हमें संकुलों की ज्योमेट्री यानी कि उनकी ज्यामिति के बारे में पता चलता है, और समन्वय संख्या का भी हमें पता चलता है। समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात का जो क्या कहते हैं संबंध है, उसी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या अनुपात नियम कहा जाता है। और हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें क्या हुआ था, अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज के लिए त्रिज्या अनुपात निकाला हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज, ज्यामितियों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अष्टफलकीय, जो सबसे सिंपल है, अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, जब हम टेबल बनवा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि अष्टफलकीय संकुल और समतल वर्गाकार संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात का मान जो है वो क्या रहता है, समान रहता है। वो अब आपको यहाँ पता चलेगा कि आखिर अष्टफलकीय संकुलों के लिए, समतल वर्गाकार संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात का जो मान है वो समान क्यों आता है। अष्टफलकीय संकुल क्या होते हैं, अष्टफलकीय संकुल क्या होंगी, मान लो ये कोई धनायन होगा, इसको चारों तरफ से क्या घेरे हुए होंगे, ऋणायन यानी ऋणावेशित आयन। बीच में कोई धनावेशित आयन होगा, उसको चारों तरफ से क्या घेरे होंगे, ऋणावेशित आयन। या हो सकता है बीच में कोई ऋणावेशित आयन, उसको चारों तरफ से कौन घेरे हुए हों, धनावेशित आयन घेरे हुए हों। तो ये जो संरचना बनती है ये क्या होती है, अष्टफलकीय है। लेकिन जैसी मैंने ये यहाँ पर दिखाई है बोर्ड पर, ये हकीकत में ऐसी नहीं होती है। तो फिर ये हकीकत में होती कैसी है, देखते हैं। मान लो ये हमारा कोई स्क्वायर है, वर्गाकार संरचना है, समतल वर्गाकार XY प्लेन में मौजूद है। यहाँ अगर हम देखें, बीच में हम ले लें धनायन, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर, चारों कोनों पर क्या लगा दिए जाए, ऋण आवेशित आयन। ये तो चार हुए, तो पांचवा और छठवां कहाँ जाएगा, तो पांचवा आयन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और छठवां आयन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी कि अगर हम इस बोर्ड में देखें, अगर ये बोर्ड समतल वर्गाकार है तो चार तो इसके कोनों पर उपस्थित होंगे। पांचवा आयन कहाँ होगा, इस बोर्ड के ऊपर, और छठवां आयन कहाँ होगा, इस बोर्ड के पीछे। क्योंकि हम 2D संरचना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2D बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, 2D बोर्ड पर हम 3D चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या दिखा देते हैं, केवल चार आयनों को दिखाएंगे जो कि सतह पर मौजूद है, जिन्हें हम दिखा सकते हैं। सतह के ऊपर वाले आयन को हम नहीं दिखा सकते। कैसे बनाएंगे हम 2D बोर्ड पर सतह के ऊपर वाले आयन को, कैसे दिखाएंगे कि एक आयन बाहर की साइड है, कैसे दिखाएंगे कि एक आयन बोर्ड के पीछे है। क्या वो आपको दिखाई देगा, बोर्ड के ऊपर वाला और बोर्ड के पीछे वाला आयन? नहीं ना। तो हम उसे क्या लेकर चलेंगे, अष्टफलकीय संकुल को समतल वर्गाकार की तरह लेकर चलेंगे। और जब हम उसे समतल वर्गाकार की तरह लेकर चलेंगे तो दोनों का त्रिज्या अनुपात भी क्या आएगा, समान आएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से लेंगे,
ये 4 क्या है हमारे पास, ये है 4 ऋण आयन है, और ये किसको घेरे हुए हैं, ये सभी एक केंद्र पर कौन है, एक धनावेशित आयन है। धनावेशित आयन को 4 ऋणावेशित आयन घेरे हुए हैं। हालांकि बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, लेकिन ये चारों के चारों आयन क्या होंगे, समान आकार के होंगे, यानी सेम साइज के होंगे, और बीच में क्या होगा इनके, एक धन आयन। तो अगर मैं इनके केंद्रों को आपस में मिलाऊं, इस आयन के केंद्र को इस आयन के केंद्र से, ये चारों आयनों के ऋण आवेशित जो आयनों उनके केंद्र हैं, तो ये अगर मैं इनको मिलाऊं तो क्या बन रहा है, एक समतल वर्गाकार, एक वर्ग बन रहा है, समतल वर्गाकार बन रहा है। 5वां आयन कहाँ होगा, इस बोर्ड के ऊपर होगा, यानी कि इन चारों आयनों के कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ। और 6वां आयन कहाँ होगा, इन चारों आयनों के पीछे की तरफ, जो कि ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँ ऊपर वाले आयन को और बोर्ड के पीछे वाले आयन को, तो मैं नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकती। तो मैं उसे किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि एक धातु आयन, उसको चारों तरफ से 4 लिगेंडों ने घेर रखा है, एक ऊपर होगा और एक पीछे होगा, जिसको हम मानकर नहीं चल रहे, लेकर नहीं चल रहे। तो और यही संरचना कौन सी होती है, समतल वर्गाकार होती है। इसका मतलब अष्टफलकीय संकुलों के लिए जो त्रिज्या अनुपात आएगा वही किसके लिए आएगा, समतल वर्गाकार के लिए। अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो इसको नाम दे दिया A, ये है B, ये C और ये D। यहाँ से एक डायगोनल खींचें और एक डायगोनल खींचें, एक विकर्ण खींचें यहाँ से, तो हमको दिख रहा है कुछ ट्रायंगल जैसी संरचना बन गई। हम यहाँ से एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं। मान लो हमने ट्रायंगल ले लिया ACD, इस ट्रायंगल में हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, इन ट्रायंगल ACD, कौन सा ACD ट्रायंगल, इसको मैं मिटा दूँ, ये कौन सा है हमारा ट्रायंगल, ACD है। इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, सभी ने पढ़ा होगा। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के बराबर। इसको हमने दे दिया नाम, ये कौन सी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे। अगर हम ये देखें क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और हम जानते हैं वर्ग में क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जो AD का मान होगा वही किसका मान होगा, CD का मान होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या है, DC, है ना। तो हम इसमें अगर इनको पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AD प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC को हम किसके बराबर कर लिया, हमने AD के बराबर कर लिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2AD स्क्वायर के बराबर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें AC, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, AC, इसका मान कितना होगा। हम जानते हैं ये बीच में क्या था हमारे पास, धनायन, और ये जो चारों हैं ये क्या है हमारे पास, ऋण आयन, है ना। अगर ये ऋण आयन का केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, ऋण आयन की त्रिज्या कहलाएगी। तो हम इसको किससे प्रदर्शित कर दें, R माइनस से। तो ये भी क्या है, ये भी एक ऋण आयन है, तो ये भी क्या होगी, R माइनस। बीच में क्या है हमारे पास, धनायन है, तो धनायन है, तो अगर ये धनायन का केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, धनायन की त्रिज्या R प्लस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, धनायन की त्रिज्या R प्लस। इसका मतलब अगर हम AC का मान निकालें तो AC का मान क्या होगा, AC का मान होगा R माइनस, कितने R माइनस हैं, 2R माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 2R माइनस प्लस, जुड़ेगा इसमें क्या, 2R प्लस हैं, तो 2R प्लस। ये किसकी वैल्यू हो गई, AC की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम AD की वैल्यू निकालें तो AD क्या आ जाएगा,
ये ऋणायन है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी ऋणायन की त्रिज्या, ये भी एक ऋणायन है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी ऋणायन की त्रिज्या। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 2r माइनस। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, ये जो हमने वैल्यू निकाली है हम इनको कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। तो AC क्या है हमारे पास, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर बराबर 2AD का स्क्वायर। AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास 2r माइनस प्लस 2r प्लस का स्क्वायर बराबर AD क्या है हमारे पास, AD है 2r माइनस का स्क्वायर। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा r माइनस प्लस r प्लस का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2r माइनस का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा r माइनस प्लस r प्लस, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r माइनस, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। r प्लस को अगर हम इसी साइड छोड़ दें और r माइनस को इस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा √2r माइनस, माइनस यहाँ प्लस का तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम r माइनस को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा √2 माइनस 1। r माइनस को क्या ले लिया हमने कॉमन, इधर हमारे पास क्या है r प्लस। अब हम r माइनस को वापस इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, r प्लस प्लस r प्लस अपॉन r माइनस धनायन की त्रिज्या बट्टे ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है हमारा त्रिज्या अनुपात। तो इसका कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है 1.414 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.414, यानी कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनके लिए त्रिज्या अनुपात का मान कितना निकल कर आता है 0.414। और यही मान किसके लिए भी निकल कर आएगा, समतल वर्गाकार संकुलों के लिए भी निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं। अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार फिर देख लें, समझ लीजिए। क्या है, बीच में हमारे पास एक धनायन है, इसको चारों तरफ से ऋणायन घेरे हुए हैं। एक ऋणायन तल के ऊपर होगा, एक ऋणायन तल के पीछे होगा, जिनको हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या लेकर चल रहे हैं, समतल वर्गाकार। जब हमने इनके केंद्रों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, एक वर्ग मिला। इस वर्ग में हमने एक लंब डाला तो हमने एक ट्रायंगल जैसी कुछ संरचना मिली, इसको हमने ले लिया बाहर, तो हमने ट्रायंगल ले लिया, ACD ट्रायंगल ले लिया। इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनकर आई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए AD की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी, CD की वैल्यू होगी, यानी AD किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी। इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आई। अब हम इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो हम देख लें पहले कि AC का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं ये क्या है, ऋणायन है। ऋणायन के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, ऋणायन की त्रिज्या r माइनस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r माइनस। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का सम है, ये और ये मिलकर कितना हो गया 2r माइनस। बीच में क्या है धनायन, यहाँ से यहाँ तक धनायन की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक धनायन की त्रिज्या, तो ये कितना हो जाएगा 2r प्लस। तो AC का मान कितना आया 2r माइनस प्लस 2r प्लस, यानी कि ऋणायन की त्रिज्या 2 और 2 धनायन की त्रिज्याओं का सम जो होगा वो AC की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम AD की वैल्यू निकालें, यहाँ से यहाँ तक ऋणायन की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ऋणायन की त्रिज्या, तो AD का मान कितना हो जाएगा 2r माइनस। इनको जब हमने इक्वेशन में रखा और सॉल्व किया तो हमारे पास त्रिज्या अनुपात कितना निकल कर आया 0.414। और जो हमने टेबल लिखाई थी उसमें हमने लिखाया था अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात जो होता है वो कितना निकल कर आता है 0.414 निकल कर आता है। यानी कि अगर किसी संकुल में त्रिज्या अनुपात 0.414 निकल कर आएगा तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अष्टफलकीय के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए।
चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। जैसे हमने अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना की, वैसे ही अब हम चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चतुष्फलकीय संकुल किस तरीके के होते हैं। कुछ इस तरीके की होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति। एक धनायन होगा, इसको 4 क्या घेरे हुए होंगे, ऋणायन, और इस तरह से ये क्या बन गया, एक चतुष्फलक। ये जो ज्यामिति होती है ये क्या होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम इसको क्या मानकर चलते हैं, हम इसे एक क्यूब के अंदर स्थित मानकर चलते हैं। ये जो चतुष्फलक है ये किसके अंदर उपस्थित है, एक क्यूब के अंदर उपस्थित है। तो क्यूब बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, बीच में हमारे पास क्या होगा, कोई केंद्र पर क्या होगा, धनायन उपस्थित होगा, एक ऋणायन होगा इस कोने पर। इसके हम अगर घन के एकांतर कोनों पर ऋणायन को उपस्थित माने, यानी कि एक यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ नहीं होगा, इस कोने पर उपस्थित होगा, इस कोने पर ना होकर इस कोने पर उपस्थित होगा एक आयन, और एक यहाँ ना उपस्थित होकर के यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो घन के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, एक चतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। यानी कि अगर अब मैं इसमें आयनों को दिखाऊं, अभी तो मैंने डॉट से दिखाए हैं आयन, लेकिन आयन क्या होंगे, एक गोले के रूप में होंगे। तो किस तरीके से दिखा सकती हूँ, मैं चारों आयनों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैलकुलेट कैसे किया है, इसलिए केवल 2 ही आयनों को दिखाऊंगी। एक आयन है जो कि हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है, एक ये ऋणायन है, ये वाला, ये ऋणायन का केंद्र है, और एक ऋणायन हमारे पास यहाँ उपस्थित है, ये इस ऋणायन का केंद्र है, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास है बीच में एक धनायन है, ठीक है। ये है ऋणायन, ये एक ऋणायन है, और बीच में हमारे पास क्या है, धनायन। मान लो ये धनायन का केंद्र है, इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। ऐसे इनको नाम दे दिया, ये है A, ये B, C, D, E, F, G और ये H। तो मैं क्या करूँगी, A से E के बीच में एक विकर्ण डालूंगी, ठीक है, और यहाँ पर एक लंब डालूंगी। ये जो फलक है AHEF, ये जो फलक है इसके केंद्र पर क्या डालूंगी, मैं एक लंब डालूंगी। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, और इसे मैं इससे मिला दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल निकल कर आ रहा है, OAP। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAP। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अष्टफल के लिए क्या, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया, ये कौन सी है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये दोनों आयन आपस में टच जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो आयन है, ये जो ऋणायन है, ये कहाँ पर उपस्थित है, पीछे वाले कोने पर उपस्थित है। और ये वाला जो ऋणायन है कहाँ पर उपस्थित है, एक घन होगा जो उसके आगे वाले कोने पर उपस्थित है ना। यानी कि ये डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। इस तरीके से कैसे हैं, एक आगे होगा तो एक कहाँ है, पीछे की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। OA की वैल्यू क्या होगी, ये जो था हमारा ऋणायन था, ऋणायन का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ऋणायन की त्रिज्या R माइनस, और ये क्या है, धनायन का केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R प्लस। इसका मतलब OA बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, R माइनस प्लस
आर प्लस AP की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं ये ऋणायन का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, ऋणायन की त्रिज्या यानी कि R माइनस। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस। अगर हम OP की बात करें तो OP क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, ये जो फलक है, ये जो फेस है AHEF, इसके केंद्र पर पड़ा हुआ है, केंद्र पर पड़ा हुआ है, फलक है। क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसकी सभी साइड क्या होंगी, बराबर होती हैं। इसका मतलब AF EF HE AH ये सभी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो लंब है ये क्या है, किसी एक साइड के हाफ के बराबर होगा, आधे के बराबर, यानी कि OP बराबर क्या होगा, AF/2, यानी इसकी लंबाई का मैं आधा कर दूँ तो वो किसके बराबर निकल कर आएगा, OP के बराबर। ठीक है, तो अब हम इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन उससे पहले हमें OP की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, कितनी आएगी। OP की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब हम AEF। तो अब हम बात करेंगे किसमें, इन ट्राइंगल AEF। सेम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, फिर से हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, AE का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये क्यूब है, घन है, घन की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर, यानी कि जो AF का मान होगा वही किसका मान होगा, EF का मान होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकती हूँ AF बराबर किसके है, FE के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी AE का स्क्वायर बराबर 2AF का स्क्वायर, यानी कि AE बराबर क्या हो जाएगा, √2AF हो जाएगा। AF की वैल्यू तो हमें पता करनी ही है, तो AE की वैल्यू रख देंगे इसमें। AE क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मैंने बोला AF नहीं फाइंड कर सकते, तुमको हम AF की वैल्यू रख दें। AF की वैल्यू क्या रखेंगे, ये R माइनस और ये R माइनस, नहीं रख सकते ना, क्यों नहीं रख सकते। R माइनस यहाँ पर तो तब होता है जब यहाँ पर कोई ऋणायन उपस्थित होता है F पॉइंट पर, लेकिन यहाँ तो कोई ऋणायन उपस्थित है ही नहीं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कहाँ से आएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम R माइनस नहीं ले सकते। क्या है, एक आगे वाले कोने किससे जुड़ा हुआ है, पीछे वाले कोने से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की त्रिज्याओं का योग लेंगे, यानी कि ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है आगे से पीछे की तरफ, तो ये भी R माइनस और ये भी क्या है, R माइनस। तो ये AE कितना निकल कर आएगा, AE की वैल्यू क्या है, 2R माइनस। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2R माइनस बराबर √2AF। तो यहाँ से AF कितना निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2R माइनस डिवाइडेड बाई √2, तो ये कितना निकल कर आएगा, √2R माइनस। यह इक्वेशन नंबर 3, AF की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से AF की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे OP वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, OP बराबर कितना निकल कर आएगा, AF की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास √2R माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल कर आ जाएगा R माइनस बाई √2 से 2 कितनी बार कटेगा, √2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा R माइनस बाई √2। अब हमारे पास OP की वैल्यू है, सभी वैल्यू आ गई। इन सभी मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है R माइनस प्लस R प्लस, तो यहाँ पर रखेंगे R माइनस प्लस R प्लस का स्क्वायर बराबर AP की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, R माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा R माइनस का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, R माइनस बाई √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R माइनस का स्क्वायर प्लस
आर माइनस का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस स्क्वायर बाई रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r माइनस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इधर क्या है, r माइनस प्लस आर प्लस का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस प्लस आर प्लस, ये क्या हो जाएगा √3/2 r माइनस, ये हो जाएगा। अब r माइनस को हम इस साइड ले जाएंगे तो r प्लस इधर रह गया, तो √3/2 r माइनस माइनस r माइनस, ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, r माइनस को लेंगे हम यहाँ से कॉमन, ये दिख रहा है आपको, r प्लस को यहीं छोड़ा, r माइनस को हम इस साइड ले गए, तो ये क्या होगा √3/2 r माइनस माइनस r माइनस। अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से हम r माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, r प्लस बराबर r माइनस √3/2 माइनस 1। r माइनस को हम इधर लेकर आएंगे तो r प्लस अपॉन r माइनस, यही तो हमारा क्या होता है, त्रिज्या अनुपात। कितना निकल कर आएगा, √3/2 माइनस 1, तो ये लगभग निकल कर आएगा 1.225 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.225, यही निकल कर आता है चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात। कितना निकल कर आया, 0.22। तो समझ में आया आप सभी को किस तरीके से हमने चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना की। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, चतुष्फलक को किस में माना, एक क्यूब के अंदर माना। कैसे माना, अगर हम क्यूब के एकांतर कोनों पर एक एक आयन रखते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक चतुष्फलक का निर्माण होगा क्यूब के अंदर। इस कोने पर रखा, इस कोने पर नहीं है कोई आयन, यहाँ पर एक आयन है, यहाँ कोई आयन नहीं है, यहाँ पर एक आयन है, इस कोने पर कोई आयन नहीं है, यहाँ पर एक आयन है, इस कोने पर कोई आयन नहीं है। इस तरीके से क्या बन रहा है, क्यूब के अंदर एक चतुष्फलक बन रहा है। हमने किन्हीं 2 आयनों के लिए, हम सभी आयनों को नहीं दिखा रहे। अगर हम सभी आयनों को दिखाएंगे तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हुई। तो हमने किन्हीं 2 आयनों को ले लिया, ये नीचे वाले आयनों को ले लिया, एक जो ए पर उपस्थित है उस आयन को लिया और एक जो ई पर उपस्थित है। तो एक ऋणायन कहाँ पर उपस्थित है, ए पर उपस्थित है, एक ऋणायन कहाँ उपस्थित है, ई पर उपस्थित है, और इन दोनों के बीच में केंद्र पर कौन है, धनायन है। ठीक है, तो क्या किया, धनायन के केंद्र से हमने इस फलक पे हमने एक विकर्ण बनाया, उस विकर्ण के हाफ पर क्या डाला, हमने एक डाला, विकर्ण के हाफ पर नहीं, एक्चुअल में ये कहाँ है, फलक के केंद्र पर एक लंब डाला धनायन के केंद्र से, इसको नाम दिया OP। एक ट्राइंगल बना OAP, इस ट्राइंगल को हमने लिया, इस ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर हमने वैल्यू निकाली। OA की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो OA है, तो ये क्या है, ऋणायन का त्रिज्या है, और ये क्या है, धनायन की त्रिज्या। तो ये कितना हो गया, ऋणायन की त्रिज्या प्लस धनायन की त्रिज्या। AP की अगर हम निकालें मान, तो AP क्या है, ये जो ऋणायन बन रहा है इसकी परिधि तक जा रही है केंद्र से, तो ये क्या हो गई, ऋणायन की त्रिज्या हो गई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, r माइनस। ऐसे ही अगर हम OP की वैल्यू निकालें तो OP कहाँ डाला गया है, फलक के केंद्र पर डाला गया है। फलक का केंद्र, इसका मतलब अगर ये फलक है, यहाँ पर फलक का केंद्र बिंदु है, तो इस लाइन को कहाँ पर काटेगा, AF को हाफ में काटेगा, इसलिए इसका मतलब OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF/2। अब हमें अगर OP की वैल्यू रखनी है तो हमें पहले AF की वैल्यू पता होनी चाहिए कि AF की वैल्यू क्या आएगी। तो हम पहले AF की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमने फिर से एक ट्राइंगल लिया AEF, और इसमें फिर से क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हम देखते हैं ये क्यूब है, क्यूब की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो AF की वैल्यू होगी वही क्या होगी, FE की वैल्यू होगी। वही हमने यहाँ पर किया, AF बराबर क्या कर दिया, FE कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आई, AE बराबर √2AF। AF का मान हमें निकालना है, तो हमें इसमें क्या रख देंगे, AE का मान रख देंगे। AE का मान देखें यहाँ से, ये है AE, एक ऋणायन A पर मौजूद था और एक ऋणायन क्या मौजूद है, E पर मौजूद है, और दोनों ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब AE का मान क्या हो जाएगा, दोनों ऋणायन की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो AE का मान क्या हुआ, 2r
माइनस, इसको हमने इसमें रखा तो यहाँ से हमें ए एफ की वैल्यू पता चली कितनी, √2r-। इसको हमने ओ पी की इक्वेशन में रखा तो हमें ओ पी का मान पता चला यहाँ से r-y√2। अब हमें सभी मान पता चल गए तो इनको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सभी मानों को रख देंगे। जब हमने सभी मान इक्वेशन नंबर 1 में रखे, कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना निकल कर आया ओवरऑल 0.225। तो इस तरीके से चतुष्फलकीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हम घनीय संकुलों के लिए यानी कि क्यूबिक संकुल जो होते हैं उनके लिए भी हम गणना करेंगे त्रिज्या अनुपात की, बिल्कुल इसी तरह से, सेम इसी तरह से होगी। तो अब हम देखते हैं कि घनीय संकुलों में त्रिज्या अनुपात की गणना कैसे होती है। घनीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना अब हम देखेंगे कैसे किए थे। जिस तरह से हमने चतुष्फलकीय संकुलों के लिए की थी वैसे ही अब हम घनीय संकुलों के लिए करेंगे त्रिज्या अनुपात की गणना। चतुष्फलक में क्या था, एकांतर कोणों पर आयन उपस्थित थे, क्योंकि उसकी समन्वय संख्या कितनी थी, 4। केवल कितने आयन उपस्थित होने चाहिए थे, एक धनायन को घेरे हुए 4 ऋण आयन। लेकिन घन में समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यानी कि एक धनायन को घेरे हुए कितने ऋण आयन होंगे, 8। घन के कोने कितने होते हैं, 8। इसका मतलब सभी कोनों पर एक एक आयन उपस्थित है। टोटल कितने आयन है, 8। केंद्र पर कौन सा है हमारा, धन आयन है। तो हम ले लेंगे कोई भी 2 आयन, सभी आयनों को हम नहीं दिखाएंगे। हम जानते हैं हर कोने पर एक एक आयन है, लेकिन सभी को ना लेकर के हम केवल सामने वाले 2 कोने हैं इनके आयनों को ले लें। एक ऋण आयन ये है, एक ऋण आयन ये है, ठीक है। एक ऋण आयन इस कोने पर है, एक ऋण आयन इस कोने पर है, और बीच में क्या है हमारे पास है, बीच में हमारे पास ये है हमारे पास धन आयन, ठीक है। नाम दे दें, ये A B C D E F G, ये है हमारे पास H, ठीक है। ये धनायन का केंद्र बिंदु है, इसको नाम दे दिया O। इसके केंद्र से, धनायन के केंद्र से हम क्या करेंगे, ये जो विकर्ण है इस पर एक लंब डालेंगे। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बनकर आएगा OAP। बिल्कुल चतुष्फल की तरह यहाँ पर भी करेंगे, इन ट्राइंगल OAP वैल्यू रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। OA की वैल्यू देखें यहाँ पर तो कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र से यहाँ तक ऋणायन की त्रिज्या r-, और ये क्या है, धनायन की त्रिज्या r+, यानी कि ये हो जाएगी r- प्लस r+। यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या है, ये एक ऋणायन है, केंद्र से परिधि की दूरी, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, r- हो जाएगा। OP देखें तो OP की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाली थी, OP कहाँ है, इस फलक के मध्य में है, यानी कि इस लाइन को, ये जो लाइन है AF, इसको कहाँ काटेगा, बीच में काटेगा सेंटर पर। तो हम OP की वैल्यू क्या ले लेंगे, AF/2 ले लेंगे। इन सभी मानों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें OP की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो OP की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे AEF, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। AE का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्यूब है और क्यूब के अंदर AF और FE क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये साइड बराबर होती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं AF बराबर FE। तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके से हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर ले लें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी,
AE का स्क्वायर बराबर 2AF का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AE बराबर हो जाएगा √2AF। AF की वैल्यू हमें निकालनी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था। यहाँ पर हमें किस निकालेंगे, हम यहाँ से AE की वैल्यू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। वहाँ पर हमने क्या निकाला था, चतुष्फलक में हमने OP को निकाला था AF के हाफ पर। यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पर क्या था, A और E पर आयन उपस्थित थे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें घन की बात करें तो यहाँ पर सभी कोणों पर क्या है, हमारे पास आयन उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम जो OP की वैल्यू लेंगे वो AF का हाफ ना लेकर क्या लेंगे, हम ये जो विकर्ण है AE इसका हाफ लेंगे, विकर्ण के आधे पर उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, AE/2 हो जाएगा। अब हमें AE की वैल्यू निकालनी है, तो AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये जो ट्राइंगल लिया हमने AEF, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब हम यहाँ पर देखें तो पहले क्या था, जब हम चतुष्फलक के लिए निकाल रहे थे तब F पर कोई आयन मौजूद नहीं था, लेकिन अब हम बात करें, हमने दो आयन लिए हैं, एक A पर और एक F पर, और ये दोनों आयन क्या है, सामने से जुड़े हुए हैं, आमने सामने। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस ऋण आयन की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इस ऋण आयन की त्रिज्या, दो ऋण आयन है आपस में सामने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इस तरीके से, तो दोनों की त्रिज्याएं जुड़ जाएंगी। तो AF बराबर क्या हो जाएगा, √2, और AF क्या हो जाएगा, R- और R-। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R-। AF की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, AF कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R-, तो ये कितना हो जाएगा, √2 × 2R-। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, AE की वैल्यू निकल कर आई। मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर अब हम निकालेंगे OP की वैल्यू। AE की वैल्यू कितनी आई है, √2 × 2R- डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा √2R-। अब हमारे पास OP की वैल्यू है, OA की है, AP की है, तीनों वैल्यू निकल आई हैं। तो हम किस में मान रखेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या है समीकरण 1, OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कितनी है, R- प्लस R+, यानी कि हो जाएगा R- प्लस R+ का स्क्वायर बराबर AP कितना है, R- का स्क्वायर, OP कितना है, √2 R- का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, R- का स्क्वायर प्लस 2R- का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3R- का स्क्वायर। यहाँ पर क्या, R- प्लस R+ का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा R- प्लस R+ बराबर √3R। ठीक है, यहाँ से R- को इधर ले जाएंगे, R+ इधर है, तो √3R- R- को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1। अब R- को वापस इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R+ डिवाइडेड बाई R-। यही तो होता है हमारा त्रिज्या अनुपात। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 - 1, तो ये निकल कर आ जाएगा 0.732। तो ये निकल कर आया हमारे लिए घनीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात, कितना निकल कर आया, 0.732। यही होता है घनीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से किया है जैसे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए किया था, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, चतुष्फलकीय संकुलों में एकांतर कोणों पर आयन उपस्थित थे, जबकि घनीय संकुलों में सभी कोणों पर आयन उपस्थित हैं। इसीलिए जब हमने ये जो ट्राइंगल लिया, OP की जो वैल्यू ली वो क्या ली, ये जो विकर्ण है AE इसका हाफ, तो हमने AE का हाफ लिया, लेकिन हमें पहले AE की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए हमने ये ट्राइंगल लिया AEF, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया,
और यहाँ से हमने ए ई की वैल्यू निकाली। फिर ए ई की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रखा और हमारे पास ओ पी की वैल्यू निकल कर आई। और तीनों वैल्यू निकलने के बाद हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 में, और उस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास घनीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात कितना निकल कर आया, 0.732 निकल कर आया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे समतल त्रिकोणीय संकुलों के लिए त्रिज्या अनुपात कैसे गणना की जाती है। और ये जो त्रिज्या अनुपात नियम है इसकी कुछ सीमाएं हैं, हर जगह नहीं लगता, व्यापक रूप से हम नहीं लगा सकते त्रिज्या अनुपात नियम को। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आते हैं और ये एक्सेप्शन क्यों आते हैं, क्यों इसकी इतनी सीमाएं हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।